नमस्कार दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल अर्थात गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाने वाला साम्राज्य अर्थात गुप्त साम्राज्य के महान शासक समुद्रगुप्त पर आधारित होगा। आज हम समुद्रगुप्त के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस शासक के बारे में कुछ जानें, इससे पूर्व यदि हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को यदि देखें तो जो एक सामान्य सी विशेषता हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जब जब भारत में शासक वर्ग कमजोर हुए हैं, जब जब भारत के रूलर कमजोर हुए हैं, तब तब भारत में विदेशियों का आक्रमण और भारत का अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होना एक सामान्य सी विशेषता हमें दिखाई पड़ती है। यदि आप इतिहास को देखेंगे तो आपको एक सामान्य सी भारतीय इतिहास की विशेषता देखने को मिलता है कि जब जब भारत में शासक वर्ग कमजोर हुए, तब तब भारत का अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटना और विदेशियों का आक्रमण हमें देखने को मिलता है। यदि हम 6 BC 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यदि घटना अर्थात उस समय उस कालखंड के बारे में यदि हम देखें तो हमारा भारत टोटल 16 महाजनपदों में विभक्त था। अब इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ मगध। जिस मगध आपके महाजनपद पर एक के बाद कई शासकों ने शासन किया, उसमें से एक शासक का नाम आता है जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोया और जिस साम्राज्य की स्थापना की उसका नाम है आपका मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। पहली बार भारत को एकता के सूत्र में बांधा चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसीलिए इसे भारत का सम्राट अर्थात पहला सम्राट कहा जाता है। इससे पूर्व कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा हो। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक का यदि हम देखें तो कहीं न कहीं इससे चंद्रगुप्त मौर्य से भी कहीं अधिक क्षेत्र पर शासन किसने किया? सम्राट अशोक ने। लेकिन सम्राट अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए अयोग्य और कमजोर शासक हुए और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी हमें यह देखने को मिलता है कि भारत का अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटना और विदेशियों का आक्रमण। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमें भारतीय इतिहास में दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां देखने को मिलती है। एक आपका दक्षिण में यदि हम देखेंगे तो हमें सातवाहन दिखाई देता है और उत्तर में यदि हम देखेंगे उत्तर भारत में तो कौन आपका कुषाण दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्थात मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दो राजनीतिक शक्तियां हमें देखने को मिलता है। एक आपका दक्षिण भारत की बात करें तो सातवाहन, उत्तर भारत में हम देखें तो क्या आपका कुषाण वंश। दक्षिण में सातवाहनों ने अपने रोमन साम्राज्य के व्यापार के कारण अपने दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक प्रगति कायम रखी। दक्षिण भारत में सातवाहनों ने रोमन साम्राज्य से व्यापार के चलते इन्होंने अपनी राजनीतिक एकता और आर्थिक प्रगति कायम रखी और यही कार्य उत्तर भारत में किसने किया? आपका कुषाणों ने। लेकिन सातवाहन और कुषाण तीसरी शताब्दी के मध्य तक इनका भी अंत हो जाता है और कुषाणों के पतन के बाद, कुषाणों के अंत के बाद कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आपके तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना होता है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ ही एक बार फिर से भारत में एक राजनीतिक एकता हमें देखने को मिलती है, एक वृहद साम्राज्य हमें देखने को
मिलता है। तो चलिए आज हम इसी गुप्त साम्राज्य के महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में हम देखें। गुप्त साम्राज्य के स्थापना के साथ ही एक बार फिर से भारत में राजनीतिक एकता हमें देखने को मिलता है और गुप्त साम्राज्य के शासकों ने दिग्विजय कर एक वृहत साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यदि हम समुद्रगुप्त में आने से पूर्व यदि इस गुप्त साम्राज्य के कुछ अन्य शासकों का यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहला शासक होता है कौन? आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। घटोत्कच के बाद अगले शासक होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन? आपका समुद्रगुप्त। यदि इसका हम शासनकाल देखें तो श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी तक, घटोत्कच 280 से लेकर 319 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 ईस्वी तक, वहीं पर समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। ठीक है। समुद्रगुप्त से पहले के शासक, तीन शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम। जहां श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम से पूर्व के जो शासक हुए कहीं ना कहीं कुषाणों के सामंत आपके दिखाई देते हैं और इस प्रकार से पहला शासक हुआ गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त प्रथम, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले के जो शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं थे, यह आपके गुप्तों के अधीन शासन किए। श्रीगुप्त 240 से 280, घटोत्कच 280 से 319 और 319 से 335 आपका चंद्रगुप्त प्रथम, जो आपका गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपका कौन? समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और गुप्त साम्राज्य के अगला उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त 335 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठते हैं। देखें, देखते हैं आपका क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासनकाल 335 से 375 ईस्वी। ठीक है। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को 2018 पीएससी मेंस में टोटल 15 नंबर अर्थात 175 वर्ड में इसको पूछा गया है। ठीक, आज उसी पर हम विस्तार से देखेंगे किस प्रकार से इसमें राइटिंग करना है। देखें, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र एवं गुप्त साम्राज्य के अगला उत्तराधिकारी हुए। जब समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठे तो कहा जाता है कि भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, चारों ओर अशांति और अराजकता का माहौल था और बैठने के साथ ही राजगद्दी को संभालने के साथ ही इन्होंने राजनीतिक एकता का प्रण लिया और अपने जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध इन्होंने नहीं हारा। इस प्रकार से यदि हम समुद्रगुप्त की तुलना महान शासक यदि हम सम्राट अशोक से यदि करें तो जहां पर सम्राट अशोक ने
शांति और अनाक्रमण नीति का पालन किया, वहीं पर समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंसा और विजय पर आनंद प्राप्त करते थे। अर्थात सम्राट अशोक जहां पर आपके शांति और अनाक्रमण नीति का पालन किया, वहीं पर समुद्रगुप्त हिंसा और विजय से आनंद प्राप्त करते थे। अब सबसे पहले जरूरी यह है कि किसी के बारे में बखान करना इतिहास में उसके बारे में कुछ कहने से पूर्व प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम जो बातें समुद्रगुप्त के बारे में कहें, जो चीजें हम समुद्रगुप्त की विशेषताएं आपको बताएं, सबसे पहले इतिहास में जरूरी होता है कि इसका प्रमाण क्या है, इसका साक्ष्य क्या है, सोर्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कि समुद्रगुप्त के बारे में जानने का या समुद्रगुप्त के विजय अभियान का सोर्स क्या है। ठीक, जानकारी का स्रोत, जानकारी का ठीक सोर्स देखें। सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो सोर्स है वो है आपका क्या, हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की रचना का नाम क्या आपका, प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के जीवन काल के समस्त आपके विजय अभियान का आपका वर्णन जो है हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। हरिसेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति को टोटल अशोक स्तंभ के 33 पंक्तियों में इसका उल्लेख किया गया है। इस आपके प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त के जीवन काल में जितने राज्यों को पराजित किया, जितने राज्यों के राजाओं को पराजित किया, इन सभी का विस्तृत उल्लेख कहां पर है आपका, प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धरणी बंध कहा गया, अर्थात संपूर्ण विश्व का विजेता धरणी बंध की संज्ञा दिया गया। किसे, समुद्रगुप्त को। इसी प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है क्या आपका, हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा यदि हम अन्य में इसके जानकारी का सोर्स यदि देखें तो हमें मिलता है एरड़ का स्तंभ लेख, एरड़ का स्तंभ लेख। इसके अलावा गया ताम्र फलक, गया ताम्र फलक, नालंदा ताम्र फलक, नालंदा ताम्र फलक। अर्थात हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के अलावा इनके बारे में जानकारी का जो अन्य सोर्स है वो है एरड़ का स्तंभ लेख, गया ताम्र फलक और नालंदा ताम्र फलक। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उनके जीवन के समस्त विजय अभियान का जो वर्णन है वह हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। तो इस आधार पर हम जो भी समुद्रगुप्त के बारे में हम बात करेंगे उसके जानकारी का सबसे प्रमुख सोर्स हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। अब हम देखते हैं इस हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की आपका विजय अभियान। देखें, समुद्रगुप्त का विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को टोटल 5 भागों में बांटकर हम देखते हैं। समुद्रगुप्त के जीवन में जो आपका विजय अभियान है उसे टोटल 5 भागों में बांटकर हम देखते हैं। देखें, जिसमें सबसे पहला विजय अभियान गंगा यमुना द्वाब या
आर्यवर्त का विजय, आर्यवर्त का विजय। दूसरा विजय अभियान पूर्वी हिमालय के राज्य तथा गणराज्य। तीसरा विजय अभियान आटविक राज्य का विजय, आटविक राज्य का विजय। चौथा विजय अभियान दक्षिण भारत का विजय। और पांचवा विजय अभियान सीमांत राज्य का विजय। इस प्रकार से समुद्रगुप्त के विजय अभियान को टोटल हम 5 भागों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या, गंगा यमुना द्वाब या आर्यवर्त का विजय। दूसरा पूर्वी हिमालय। तीसरा आटविक राज्य। चौथा दक्षिण भारत। और पांचवा आपका क्या, सीमांत राज्य। यदि हम भारत के संदर्भ में इसके मैप में देखें तो आर्यवर्त या गंगा यमुना द्वाब का विजय, उसके बाद क्या पूर्वी हिमालय का विजय। आटविक राज्य जो था, आटविक राज्य ये आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक टोटल 18 गणराज्य इसके अंतर्गत थे, इसको हम देखेंगे। इसके बाद दक्षिण विजय अभियान, कहीं ना कहीं तमिलनाडु तक इनका साम्राज्य। और अंतिम सीमांत राज्य का विजय जो अफगानिस्तान क्षेत्र में शक कुषाण थे उनको पराजित किया। तो एक एक करके हम इस विजय अभियान को देखेंगे। देखें, सबसे पहला गंगा यमुना द्वाब या आर्यवर्त का विजय है। अर्थात ये गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में जो राज्य थे उन्हें पराजित किया, इसलिए इसे गंगा यमुना द्वाब या आर्यवर्त का विजय कहा गया। देखिए, इस गंगा यमुना द्वाब में टोटल 12 राज्यों के राजाओं को पराजित किया समुद्रगुप्त ने। और इस 12 राज्यों के राजाओं को ठीक टोटल 2 भागों में इस विजय अभियान को यह पूर्ण किया। पहले में 3 राज्यों के राजाओं को पराजित किया, उसके बाद 9 राज्यों के राजाओं को पराजित किया। मतलब आर्यवर्त के विजय अभियान को यह 2 भागों में पूर्ण किया। टोटल 12 राज्यों के राजाओं को इन्होंने पराजित किया। पहले भाग में 3 राज्य और दूसरे भाग में 9 राज्यों के राजाओं को पराजित करता है। इस आपके गंगा यमुना द्वाब या आर्यवर्त के विजय में जिस नीति का पालन किया समुद्रगुप्त ने उसका नाम है आर्यवर्त राज्य प्रसभोधरण नीति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्यवर्त राज्य प्रसभोधरण नीति का पालन किया किसमें, गंगा यमुना द्वाब या आर्यवर्त के विजय में। इसका आशय यह है कि इन राज्यों को राजाओं को पराजित किया और इसे अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है। ठीक, आर्यवर्त राज्य या प्रसोभधरण, आर्यवर्त राज्य प्रसोभधरण की नीति से आशय है कि इन राज्यों के राजाओं को पराजित कर इसे अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है। इसलिए इस नीति को क्या कहा गया, आर्यवर्त राज्य प्रसभोधरण नीति के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से पहला जो इसका विजय अभियान था वो था आपका गंगा यमुना द्वाब का विजय। आगे देखें, दूसरा विजय अभियान क्या आपका पूर्वी हिमालय के राज्य तथा गणराज्य,
पूर्वी हिमालय के राज्य तथा गणराज्य का विजय। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र थे, नेपाल, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब के कुछ क्षेत्र, और इसके अंतर्गत मध्य क्षेत्र के कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे। पूर्वी हिमालय मतलब नेपाल, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये वाला एरिया, ठीक है। नेपाल, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब के कुछ क्षेत्र के राज्यों को, राजाओं को पराजित करते हैं समुद्रगुप्त। इनके बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने इन राज्यों में अपने बाहुबल का परिचय दिया, अपने शक्तियों का परिचय दिया, और इन राज्यों के संदर्भ में उल्लेख है कि ये राज्य सभी प्रकार के कर समुद्रगुप्त को प्रदान करते थे, समुद्रगुप्त के समस्त निर्देशों का पालन करते थे, और कहा जाता है कि प्रणाम करने के लिए राजधानी आया करते थे आपके कौन, पूर्वी हिमालय के राज्य तथा गणराज्य। पूर्वी हिमालय में मौर्य साम्राज्य के खंडहरों में जो राज्य गणराज्य टिमटिमा रहे थे, समुद्रगुप्त ने उसे हमेशा के लिए बुझा दिया, और वहां से, वहां के जो राज्य गणराज्य के आपके राजा थे, उन्हें समुद्रगुप्त को समस्त प्रकार का कर देना, उनके समस्त निर्देशों का पालन करना और प्रणाम करने के लिए राजधानी आया करते थे। मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त कितना शक्तिशाली शासक थे। तीसरा विजय अभियान देखें, क्या आपका आटविक राज्य का विजय, आटविक राज्य का विजय। आटविक राज्य का विजय कहने से आशय है कि जो जंगली क्षेत्र के राज्यों को क्या कहा गया, आटविक राज्य का विजय। और ये आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर, कहां, गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक टोटल 18 राज्य, कितना, टोटल 18 राज्य जो जंगली क्षेत्र में था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक टोटल 18 राज्य थे, जिन राज्यों के राजाओं को पराजित कर समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है। ठीक, मुख्य रूप से यह विंध्य क्षेत्र में आते थे आटविक राज्य, ध्यान रखेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक टोटल 18 राज्यों के राजाओं को पराजित कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में विलय किया। उसके पश्चात अगला विजय अभियान हम देखें, आठवीं राज्य के विजय के बाद दक्षिण भारत विजय। ठीक है, दक्षिण भारत विजय अभियान। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने जिस नीति, जिस पॉलिसी का अनुसरण किया, सबसे पहले उसे हम समझेंगे। साम्राज्य में विलय नहीं किया। दूसरा, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का पालन किया। तीसरा, उसे करद राज्य बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, देखेंगे समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान में जिस नीति का पालन किया वो है आपका साम्राज्य में विलय न करना, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति और करद राज्य बनाकर छोड़ देना। अर्थात दक्षिण विजय में जिस भी राज्यों को जीता उसे अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण कहने से आशय है कि सबसे पहले उस राज्य पर अधिकार किया समुद्रगुप्त। मोक्ष मतलब उसे स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया, और अनुग्रह मतलब उस राज्य को पुनः वापस लौटा दिया गया।
अर्थात ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति से आशय है कि सबसे पहले उस राज्य को अपने अधिकार में किया, फिर उसे स्वतंत्र कर दिया और पुनः उस राज्य को वापस लौटा दिया। इसे क्या कहा गया? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। और उसे करद राज्य बनाकर छोड़ दिया, मतलब एक प्रकार की सरकारी भूमि जहां से वह क्या लेता था? वह टैक्स वसूली करता था। चौथा विजय अभियान। इसमें अंतिम विजय अगर देखें तो क्या आपका सीमांत राज्य का विजय। सीमांत राज्य का विजय कहने से आशय जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ठीक शक और कुषाण, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में शक कुषाण के शासकों को पराजित किया और इस प्रकार से इनका पांचवां विजय अभियान था आपका क्या? जो शक कुषाण के शासकों को पराजित किया गया वह अंतिम और पांचवां विजय अभियान। इस तरीके से समुद्रगुप्त के समस्त विजय अभियान को टोटल 5 भागों में बांटकर हम देखते हैं। से पहला आपका गंगा यमुना द्वाब या आर्यवर्त का विजय, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा आठविक राज्य, चौथा दक्षिण विजय और पांचवा आपका क्या? सीमांत राज्य का विजय। दक्षिण विजय अभियान में एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी विजय अभियान में छत्तीसगढ़ भी इसमें प्रभावित हुआ। अर्थात जब दक्षिण विजय अभियान किया समुद्रगुप्त ने तो दक्षिण कोसल के शासक आपका महेंद्र और महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को भी पराजित किया। इस तरीके से दक्षिण में आपके कांची, तमिलनाडु के कांची तक अर्थात पल्लवों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार की। इन समस्त विजय अभियान को यदि हम देखें तो यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त एक महान कूटनीतिज्ञ था। इन्होंने संपूर्ण भारत पर विजय तो प्राप्त किया लेकिन केवल और केवल उत्तर भारत को ही अपने साम्राज्य में विलय किया। ध्यान रखें कि समुद्रगुप्त एक महान कूटनीतिज्ञ था, संपूर्ण भारत पर कहीं न कहीं विजय प्राप्त किया लेकिन केवल और केवल उत्तर भारत को ही अपने साम्राज्य में विलय किया। अन्य क्षेत्रों से वह कर और आपका उपहार स्वीकार करता था। इसके अलावा समुद्रगुप्त की शक्ति और बाहुबल केवल भारत में ही नहीं था, भारत से बाहर भी हमें देखने को मिलता है। चीनी सोर्स के अनुसार श्रीलंकाई शासक मेघवर्मन ने बोध गया विहार में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए एक दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसे समुद्रगुप्त के द्वारा अनुमति दी गई और एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार के रूप में वहां पर स्थापित किया गया। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त की विजय या इसकी शक्ति केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के अन्य जीवन की घटनाएं, उनके जीवन शैली के बारे में देखें तो समुद्रगुप्त ने टोटल 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिन सिक्कों में समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। देखते हैं। टोटल 6 प्रकार के सोने के सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। पहला गरुड़ प्रकार का सिक्का, दूसरा धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, तीसरा परशु प्रकार का सिक्का, चौथा अश्वमेघ प्रकार का सिक्का, पांचवा व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का और छठवां वीणा वादन
प्रकार का सिक्का। टोटल 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं समुद्रगुप्त के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। देखें, पहला आपका क्या, गरुड़ प्रकार का सिक्का। इस गरुड़ प्रकार के सिक्के में उसके सामने, उसके फ्रंट भाग में उस सिक्कों के राज्य चिन्ह गरुड़ स्तंभ का चिन्ह हमें देखने को मिलता है और उसके पृष्ठ भाग में, मतलब पीछे वाले भाग में, पराक्रम अंकित हमें मिलता है। गरुड़ प्रकार के सिक्के के फ्रंट में सामने वाले भाग में राज्य चिन्ह गरुड़ ध्वज की आकृति हमें देखने को मिलता है और उसके पीछे वाले भाग में पराक्रम अंकित है। इसी आपके गरुड़ प्रकार के सिक्के में नागवंशी राजाओं के पराजित करने का जानकारी, 100 युद्धों का विजेता होने के साक्ष्य हमें किसमें मिलता है, गरुड़ प्रकार के सिक्के में। वहीं पर धनुर्धारी प्रकार के सिक्के की बात करें तो इस धनुर्धारी प्रकार के सिक्के के सामने वाले भाग पर समुद्रगुप्त को धनुष, बाण, भाला लेकर खड़े हुए दिखाया गया है। वहीं पर उसके निचले हिस्से पर, पीछे वाले भाग पर जो शब्द अंकित था वो था अप्रतिरथ। ठीक, अप्रतिरथ अंकित हमें मिलता है किसमें, धनुधारी प्रकार के सिक्के में। वहीं पर परशु प्रकार के सिक्के के सामने अर्थात फ्रंट आपके भाग पर समुद्रगुप्त का बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए तथा उसके निचले हिस्से पर वृतांत, परशु और देवी की आकृति अंकित हमें मिलता है। वहीं पर यदि हम अश्वमेघ प्रकार के सिक्के की बात करें तो इस अश्वमेघ प्रकार के सिक्के में समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में हमें जानकारी मिलता है। साथ ही साथ अश्वमेघ यज्ञ की मुद्रा में आपके घोड़े का चित्रण दिखाया गया है और इसमें यह बताया गया है कि राजाधिराज संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ का प्रतिष्ठान कर स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने का चित्रण किसमें, अश्वमेघ यज्ञ आपका अश्वमेघ प्रकार के सिक्के में हमें मिलता है। पांचवा देखेंगे व्याघ्र हनन प्रकार का, जिसमें व्याघ्र का आखेट करते हुए, शेर से लड़ते हुए आपका चित्रण किसमें, व्याघ्र प्रकार के सिक्कों में किया गया है। वहीं पर वीणा वादन प्रकार का जो सिक्का है, इस प्रकार के सिक्के में समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है कि समुद्रगुप्त एक महान योद्धा, एक शक्तिशाली सम्राट होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी था, जिससे संबंधित परम भट्टारक की उन्होंने उपाधि धारण की। इस प्रकार के सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये 6 प्रकार के सिक्कों में समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का एक विस्तार से क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। इस प्रकार समुद्रगुप्त के समस्त विजय अभियान और इन सिक्कों से मिली जानकारी के आधार पर यदि हम निष्कर्ष पर पहुंचे, इसका कंक्लूजन देखें तो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति पर यदि हम विश्वास करें तो हमें प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। इसीलिए विसेंट स्मिथ ने इसे भारत की नेपोलियन का संज्ञा दिया। यदि हम फ्रांस के नेपोलियन से यदि इसकी तुलना करें, इसके विजय अभियान की, तो कहा जाता है कि फ्रांस का नेपोलियन एक युद्ध अपने शासनकाल में हारा था, लेकिन समुद्रगुप्त पूरे अपने शासनकाल में एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। अर्थात इस प्रकार सही मायने में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, लेकिन हम आज भारतीय इतिहास में भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं, समुद्रगुप्त को। दूसरी बात, समुद्रगुप्त ने जितने बड़े भूभाग पर भारत पर अधिकार किया, उससे कहीं ज्यादा भाग पर उनकी शक्ति, उनके पराक्रम, उनके बाहुबल से लोग लोहा मानते थे। इस प्रकार समुद्रगुप्त एक महान शक्तिशाली शासक था,
जिसके बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि एक महान कूटनीतिज्ञ शासक था जिन्होंने संपूर्ण भारत पर विजय तो प्राप्त किया, लेकिन केवल और केवल उत्तर भारत को ही अपने साम्राज्य में विलय करता है। इसके अलावा इसके कुछ उपाधियां यदि हम देखें तो 100 युद्धों का विजेता कहा गया इसे, पराक्रमांक, विक्रमांक, बहुकविता की, कच्छ इत्यादि इनकी प्रमुख उपाधियां देखने को हमें मिलता है। एक प्रसिद्ध साहित्यकार इसके शासनकाल में संरक्षण प्राप्त करता था जिसका नाम था वसुबंधु, जिन्होंने एक प्रसिद्ध रचना अधिधम्म कोश की रचना की थी। इस प्रकार 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। पीएससी मेंस की बात करें तो 2018 पीएससी मेंस में 175 शब्द में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन करें। अब इसे यदि लिखना हो तो इसे 3 फॉर्मेट में हम कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी के अंतर्गत जो 5 विजय अभियान है उसका उल्लेख करेंगे और अंतिम में इससे संबंधित जो कंक्लूजन है इस आधार पर इसे हम आपका इस आंसर राइटिंग में इसे हम लिख सकते हैं। तो ये आपका समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण आपकी जानकारी। धन्यवाद।